नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पर, जहां हम NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो तक आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको समझेंगे। आज का चैप्टर है 7, जो कि है नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स। यानी NAV क्या होती है, TER क्या होता है और यूनिट्स की प्राइसिंग कैसे होती है। इस चैप्टर का एग्जाम में लगभग 8% का वेटेज है, मतलब आपको यहाँ से लगभग 8 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड है, तो फॉर्मूला, एग्जांपल्स और नंबर्स पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स और फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, तो नोट्स जरूर बनाइएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला NAV, जो कि है नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट की एक्चुअल कीमत क्या होती है वो NAV बताता है। दूसरा TER, जो कि है टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये स्कीम चलाने का खर्चा कितना हुआ है वो TER बताता है। इसके अलावा प्राइसिंग ऑफ यूनिट, जो कि यूनिट्स खरीदने और बेचने की प्राइस कैसे डिसाइड होती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। NAV जो है प्राइस को बताता है, वहीं TER NAV को अफेक्ट करता है। तो पूरा चैप्टर एक साथ एक फ्लो में समझेंगे। शुरू करते हैं इस चीज को। NAV क्या होती है पहले हम ये समझेंगे। NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। एक म्यूचुअल फंड स्कीम की हर यूनिट की एक्चुअल करंट मार्केट वैल्यू क्या होती है वो NAV डिसाइड करता है। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलती है। NAV बताता है कि आज की तारीख में एक यूनिट्स की वैल्यू कितनी है। NAV बेसिकली डेली चेंज होती रहती है, क्योंकि स्कीम की इन्वेस्टमेंट मार्केट के वैल्यू से रोज चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है वैसे वैसे हमारी NAV की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। NAV का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि NAV कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो NAV कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है NAV इक्वल टू करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड प्लस इनकम अक्रूड प्लस करंट एसेट। इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। अब इस फॉर्मूले को तोड़ के समझा जाए तो हर एक एलिमेंट क्या है, इस चीज को अगर मैं समझाऊं तो पहले करंट वैल्यू की बात करी जाए तो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड का मतलब है स्कीम ने जो भी स्टॉक्स, बॉन्ड्स या किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है। इसके अलावा इनकम अक्रूड की बात करी जाए तो अभी तक अर्न की गई इनकम जो भी रिसीव नहीं हुई है, जैसे बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट हो जो अक्रू हो रहा है पर रिसीव नहीं हुआ है। इसके अलावा करंट एसेट की बात करी जाए, यानी कि स्कीम के पास जो दूसरे लिक्विड एसेट्स हैं जैसे कैश है, रिसीवेबल्स है, वो सारे हमारे करंट एसेट हो जाते हैं। अब करंट लायबिलिटी की बात करी जाए, यानी कि स्कीम को जो भी पेमेंट करनी है, अभी जैसे मान लो ब्रोकरेज फी हो, एक्सपेंस पेएबल हो, तो ये सारा हमारा करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। इसके अलावा एक्रूड एक्सपेंसेस की बात करी जाए तो वो एक्सपेंसेस जो लग चुके हैं लेकिन अभी भी पे नहीं किया गया हो, जैसे मैनेजमेंट फीस हो गई। इसके अलावा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स की बात करी जाए, यानी कि कितने यूनिट्स अभी भी इन्वेस्टर्स के पास हैं। सिंपल भाषा में कहें तो NAV इक्वल टू स्कीम की टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊं तो चलो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक म्यूचुअल फंड स्कीम जिसकी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ है। वहां पे टोटल इनकम अक्रूड जो है वो 2 करोड़ का है और उसके करंट एसेट जो है वो 3 करोड़ के हैं। इसके अलावा करंट लायबिलिटी की बात करी जाए तो मान लो 1 करोड़ रुपए उसकी करंट लायबिलिटी है, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं वो 0.5 करोड़ रुपीज हैं और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट जो है वो 10 करोड़ यूनिट है। अब एग्जांपल्स को फॉर्मूले पे पुट किया जाए तो NAV इक्वल टू 100 प्लस 2 प्लस 3 माइनस में 1 और माइनस 0.5 जो कि हमारी लायबिलिटी है, और उसको डिवाइड कर देंगे 10 से जो कि हमारा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है। तो NAV हमारा निकल के आएगा 10.35 पर यूनिट, यानी एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 10.35 आज के डेट में मानी जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मार्क टू मार्केट। बेसिकली ये सिक्योरिटीज की वैल्यूएशंस को बताता है। मार्क टू मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में डायरेक्टली इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मार्क टू मार्केट क्या होता है। मार्क टू मार्केट, जिसको MTM भी बोला जाता है, वो प्रोसेस है जिसमें स्कीम की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखी गई हर सिक्योरिटी को उसकी करंट मार्केट वैल्यू पर वैल्यू करी जाती है। यानी स्कीम ने जो भी स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं उन्हें रोज उनकी आज के मार्केट प्राइस पर वैल्यू किया जाता है, ओरिजिनल प्राइस पर नहीं किया जाता है। इस प्रोसेस को ही हम मार्क टू मार्केट कहते हैं या M2M कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करी जाए, अगर मान लो एक स्कीम ने स्टॉक में 100 रुपए में खरीदा हुआ था और आज उसकी प्राइस लगभग 130 रुपए हो गई, तो NAV कैलकुलेशन में वो स्टॉक 130 पर काउंट होगी, ना कि 100 रुपए पे काउंट होगी। यही एक मार्क टू मार्केट कहलाता है। बेसिकली M2M की वजह से ही NAV हर दिन चेंज होती रहती है, क्योंकि मार्केट प्राइस हर दिन चेंज होता रहता है। टोटल एक्सपेंस इन म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करी जाए तो AMC को सारे एक्सपेंस क्लियरली आइडेंटिफाई करने होते हैं। AMC स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो भी एक्सपेंसेस इनका होती है म्यूचुअल फंड चलाने के लिए, वो सारे एक्सपेंस क्लियरली आइडेंटिफाई करने होते हैं और उन्हें हर स्कीम के अगेंस्ट
अगेंस्ट अप्रोप्रिएटली एलोकेशन करके दिखाना होता है। कोई भी एक्सपेंसेस हिडन नहीं हो सकते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जरूरी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजर फीस की बात करी जाए तो एएमसी जो सबसे बड़ी फीस चार्ज करता है वो है इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजर फीस। ये फीस एएमसी अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए चार्ज करती है, यानी फंड मैनेजर, एनालिस्ट या डीलर्स की कॉस्ट को कवर करने के लिए। ये फीस स्कीम के ऊपर डायरेक्टली चार्ज होती है, इन्वेस्टर्स की नैव से डिडक्ट करी जाती है। इनके डिटेल्स फुल्ली डिस्क्लोजर में होते हैं, जैसे एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको देखने को ये मिल जाता है। टीईआर की बात करी जाए, टोटल एक्सपेंस रेशियोज क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो टोटल एनुअल चार्जेस है जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी एयूएम पर चार्ज करता है स्कीम चलाने के लिए सारे खर्चे कवर करने के लिए। टीईआर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है इसकी बात करी जाए तो उसमें इंक्लूडेड होता है फंड मैनेजर की फीस, यानी फंड मैनेजर की सैलरी और उसके टीम का पूरा खर्चा उसमें इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो भी उसी एक्सपेंस से निकलते हैं। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस के एक्सपेंसेस वहीं से निकलते हैं। साथ के साथ कस्टोडियन फीस हो गई, आरटीए चार्जेज हो गए, ऑडिट फीस हो गई, लीगल फीस हो गई, ये सब मिलाकर टीईआर बनाते हैं जो स्कीम के एयूएम का एक परसेंटेज होता है जो कि एनुअली चार्ज किया जाता है। टीईआर को इन्वेस्टर डायरेक्टली नहीं देते हैं, ये स्कीम की नैव से ऑटोमेटिकली डिडक्ट करी जाती है, यानी डेली बेसिस पर प्रोपोर्शनली अमाउंट से एडजस्ट किया जाता है। इसलिए नैव जो है वो ऑलरेडी टीईआर डिडक्टेड करने के बाद की वैल्यू होती है जो इन्वेस्टर्स को अलग से टीईआर नहीं देना पड़ता है। टीईआर जितना ज्यादा होगा नैव उतनी धीरे बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा खर्चा वहां से कट जाता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान का टीईआर रेगुलर प्लान से कम होता है क्योंकि डायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं देनी होती है और इसलिए डायरेक्ट प्लान का नैव और रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। सेबी ने एएमसी के लिए टीईआर की मैक्सिमम लिमिट्स डिफाइन की हुई है। एयूएम के हिसाब से स्लैब बेस्ड सिस्टम दिया हुआ है, जितना ज्यादा एयूएम उतना कम टीईआर अलाउड है, इकोनॉमी ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट पे। आप इस टेबल में देख सकते हैं जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में टीईआर कम होती जा रही है। इसके अलावा साथ में आप डेट का भी देख पा रहे हैं, ये टोटली ड्राइव है। जिस तरीके से एएमसीज के स्कीम्स की एयूएम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियोज भी कम होते जा रहे हैं। कुछ एडिशनल टीईआर यानी स्पेशल अलाउंस का भी कॉन्सेप्ट है। सेबी ने कुछ स्पेशल केसेस में बेस टीईआर के ऊपर एडिशनल टीईआर का भी प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे B30 सिटीज अलाउंस की बात करी जाए तो B30 मतलब बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज, यानी इंडिया के टॉप 30 सिटीज के बाहर के इन्वेस्टर्स को अगर न्यू इनफ्लो B30 सिटीज से आती है तो एडिशनल 0.30% टीईआर अलाउ किया जाता है इक्विटी स्कीम के लिए। नॉन इक्विटी स्कीम के लिए भी एडिशनल 0.30 अलाउड है B30 इनफ्लोज पर। ये इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर और एएमसी स्मॉलर सिटीज में भी बिजनेस करने के लिए इंसेंटिवाइज हो। एग्जिट लोड वेवर की बात करी जाए तो अगर स्कीम एग्जिट लोड चार्ज करता है तो वो अमाउंट स्कीम के इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए यूज हो सकता है टीईआर के थ्रू। एग्जिट लोड क्यों होता है अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए, बेसिकली एग्जिट लोड का डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द नैव एंड द रीपर्चेज प्राइस इज कॉल्ड द एग्जिट लोड। मतलब एग्जिट लोड जो है वो नैव माइनस रीपर्चेज प्राइस यानी रिडम्पशन प्राइस एडजस्टेड होता है। जब आप म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं यानी यूनिट्स बेचते हैं तो आपको नैव के बराबर प्राइसेस नहीं मिलती हैं, थोड़ा कम मिलती हैं और वो डिफरेंस है एग्जिट लोड की वजह से। एग्जांपल के तौर पे बात करी जाए, मान लो आपने स्कीम की नैव है 50 रुपए और एग्जिट लोड है 1% का, तो रीपर्चेज प्राइस जो होगी वो 50 माइनस 1% ऑफ ₹50 यानी 50 माइनस 0.50 जो की होगी 49.50। इन्वेस्टर्स को ₹49.50 पर यूनिट मिलेगा जबकि नैव जो थी वो ₹50 थी। एग्जिट लोड होने की वजह से 0.50 का डिडक्शन हुआ और जो नया नैव पे प्राइस मिला वो मिला 49.50। अब मन में ये सवाल आता है कि एग्जिट लोड लगाया क्यों जाता है। एग्जिट लोड लगाने का मेन रीजन ये है कि इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पर शॉर्ट टर्म में रिडीम ना करें जो स्कीम के बाकी इन्वेस्टर्स के लिए डिसरप्टिव हो सकता है। एग्जिट लोड बेसिकली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए स्कीम में ही रह जाता है, एएमसी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाता है। जनरली एग्जिट लोड होता है अगर आप एक तय पीरियड जैसे 1 साल से पहले रिडीम करोगे तो 1 साल के बाद रिडम्पशन करते हो तो एग्जिट लोड 0 हो जाता है। नैव की जो कैलकुलेशन होती है वो 4 डेसिमल प्लेस तक करी जाती है। इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जैसे इंडेक्स फंड के लिए 4 डेसिमल, लिक्विड फंड्स के लिए, अदर डेट फंड्स के लिए। एग्जांपल के तौर पे जब मान लो अगर एक नैव देखी जाए तो वो 10.3456 यानी कि ये 4 डेसिमल प्लेस तक नैव देखने को मिलती है। 4 डेसिमल प्लेसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन फंड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है तो प्राइसिंग जरूरी हो जाती है। दूसरे स्कीम के लिए बात करी जाए तो इक्विटी और अदर स्कीम के लिए नैव जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट होती है जैसे 45.67 यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट। फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स की बात करी जाए बेसिकली मतलब क्या इन्वेस्टर फ्रैक्शंस में भी होल्ड कर
सकते हैं। बेसिकली हाँ, इन्वेस्टर्स अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स फ्रैक्शन में भी होल्ड कर सकते हैं, यानी एक यूनिट से कम भी वो होल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ₹500 इन्वेस्ट करते हैं और NAV ₹45.5 है, तो यूनिट्स जो होंगी वो 500 डिवाइडेड बाई 40.50 होगी, जो कि 10.989 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली होगी। तो अगर इन्वेस्टर्स के पास 10.989 यूनिट्स होगा और 10 पूरी यूनिट्स को वो रिडीम भी कर लेता है, तो वो 0.98 फ्रैक्शंस की यूनिट्स को होल्ड कर सकता है। ये म्यूचुअल फंड में अलाउड है। तो बेसिकली यूनिट होल्डर्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फ्रैक्शंस के तौर पे भी होल्ड कर सकते हैं। एक यूनिट से कम की भी अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप SIP के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हो, एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो हर महीने अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स मिलती हैं बेस्ड ऑन दैट डे की NAV क्या है, और वो कभी कभी फ्रैक्शंस के भी हो सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत मेन कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए। दोस्तों, चैप्टर 7 में सिर्फ यही नहीं, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं जो NISM एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें भी डिटेल्स में हम समझते हैं। पहला, कट ऑफ टाइम रूल, यानी यूनिट्स की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। म्यूचुअल फंड में परचेज या रिडम्पशन रिक्वेस्ट कब दी गई है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी NAV मिलेगी। इसे ही हम कट ऑफ टाइम रूल कहते हैं। सेबी ने अलग अलग स्कीम टाइप के लिए अलग अलग कट ऑफ टाइम डिफाइन किया हुआ है। लिक्विड फंड के कट ऑफ टाइम की बात करी जाए, अगर आपने परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करी हुई है तो एप्लीकेशन और पैसा दोनों अगर 1:30 बजे से पहले रिसीव हो जाते हैं तो आपको प्रीवियस डे की NAV मिलती है। वही पैसा अगर 1:30 बजे के बाद मिलता है तो सेम डे की NAV आपको मिल जाती है। रिडम्पशन के केस की बात करी जाए तो अगर 3 बजे से पहले रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाली जाती है तो सेम डे की NAV मिलती है। अगर 3 बजे के बाद डाली जाती है तो वो नेक्स्ट डे की NAV पे पैसा आपको रिडीम होकर मिलता है। अदर स्कीम, इक्विटी और नॉन लिक्विड फंड्स की बात करी जाए, इनके कट ऑफ टाइम की बात करी जाए तो परचेज और रिडम्पशन दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ टाइम है। अगर 3 बजे से पहले रिक्वेस्ट आई तो सेम डे की NAV मिलेगी। अगर 3 बजे के बाद अगर रिक्वेस्ट जाती है तो जो पैसा होगा वो नेक्स्ट बिजनेस डे की NAV पे मिलता है। अब बात करते हैं NAV पब्लिकेशंस की, कब और कहां पब्लिक किया जाता है। सेबी ने NAV पब्लिकेशंस के बारे में भी रूल्स बनाए हुए हैं। अगर स्कीम ओपन एंडेड है तो हर बिजनेस डे की NAV कैलकुलेट और पब्लिश करनी होती है एमफी के वेबसाइट पर या AMC के वेबसाइट पर। अगर स्कीम क्लोज एंडेड है तो कम से कम एक बार पर वीक NAV पब्लिश करनी होती है। NAV एमफी की वेबसाइट पर भी अपलोड होता है, जो कि है www.amphindia.com। इस वेबसाइट पे जाके आप स्कीम की NAV को चेक कर सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस और NAV के इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रांजैक्शन चार्जेस NAV को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ट्रांजैक्शन चार्ज जो होता है वो इन्वेस्टर्स को सब्सक्रिप्शन अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है, फिर बाकी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टर ने 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ट्रांजैक्शन चार्ज 150 डिडक्ट हो जाएगा और इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाएगी 9,850। परचेज प्राइस वर्सेज रिडम्पशन प्राइस की बात करी जाए तो परचेज प्राइस जो कि एक सब्सक्रिप्शन प्राइस भी होता है, तो कुछ स्कीम्स में एंट्री लोड भी होता है, लेकिन सेबी ने 2009 में ये एंट्री लोड बंद करा दिया था। अब परचेज प्राइस इक्वल टू NAV, कोई एंट्री लोड नहीं लगता है। रिडम्पशन प्राइस जो होगा वो इक्वल टू होगा NAV माइनस एग्जिट लोड इफ एप्लीकेबल। अगर एग्जिट लोड लगता है तो एग्जिट लोड होगा तो NAV से कम प्राइस आपको मिलेगा क्योंकि वहां पे एग्जिट लोड डिडक्ट हो जाता है। अगर एग्जिट लोड नहीं होता है तो NAV के बराबर आपको अमाउंट रिडीम होता है। दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट में सारे चैप्टर्स की जगह एग्जाम से पहले ये जरूर पढ़ लिया करो कि NAV क्या होता है। NAV इक्वल टू वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ स्कीम। ये कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिकली ये डेली कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला आप पढ़ के जाइए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा मार्क टू मार्केट क्या होता है, मतलब वैल्यूइंग सिक्योरिटीज एट द करंट मार्केट वैल्यू, नहीं कि परचेज वैल्यू पे कैलकुलेट करी जाए या परचेज वैल्यू पे इसको चेक किया जाए। NAV जो होता है वो 4 डेसिमल प्लेस तक डिक्लेयर करा जाता है। इंडेक्स फंड के लिए, लिक्विड फंड्स के लिए और अदर डेट फंड्स के लिए ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाया जाता है। फ्रैक्शंस यूनिट्स जो होते हैं वहां तक आप एज ए यूनिट होल्डर उसको होल्ड कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को। TER जो होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये एनुअली चार्ज होता है और ये AUM से डायरेक्ट चार्ज किया जाता है। डायरेक्ट प्लान में हमेशा कंपैरेटिवली रेगुलर प्लान से टोटल एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर नंबर 7। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 जो कवर करेगा पूरा टैक्सेशन पार्ट इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।